हे एवरीवन, चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग विद द थियरी मैराथन पार्ट 2 ब्लॉक 2। ठीक है, ब्लॉक 2 में मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि मॉड्यूल 1 जो होता है वो मॉड्यूल 1 के रिमेनिंग सारे के सारे चैप्टर्स के ही इंपॉर्टेंट थियरी एरियाज में आपको यहां पे मार्क करवा दूं और जितना हो सके थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको रिवाइज भी करवा दूं। ठीक है, सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट सिट विद योर मॉड्यूल। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल में और एक हाईलाइटर, ठीक है, मॉड्यूल में मैं अलग अलग जगह पे हाईलाइट करवाऊंगा, वो हाईलाइट करके रख लो आप लोग। ठीक है, लेट्स गो। सो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके पहले के 2 यूनिट हम लोगों ने लास्ट ब्लॉक में कंप्लीट कर लिया था। अब इसमें आ जाते हैं। नाउ दिस इज अ प्रैक्टिकल टॉपिक एज सच। कैपिटल एंड रेवेन्यू के ऊपर एक ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। तो इसके जितने भी प्रॉब्लम्स वहां पे दिए हुए हैं वो सारे के सारे आपको सॉल्व करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हाँ जी। तो मैं अभी इसके थियरी एरियाज में अगर आऊं तो इसमें ज्यादा थियरी एरिया नहीं है जहां पे आपको फोकस करना है। आपको कहा आना है सीधा यहां। ठीक है, 3.2 कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन से चीज से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब इसमें भी आपको सिर्फ हेडिंग याद रखना है, हेडिंग ध्यान में रखना है, बाकी तो अपने मन से बना के लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ बिजनेस। अब नेचर ऑफ बिजनेस मतलब सर मैंने अगर कंप्यूटर खरीदा, अब मेरा बिजनेस का नेचर कंप्यूटर खरीदने बेचने का थोड़ी ना है। तो मैं अगर कंप्यूटर खरीद रहा हूं दैट इज एन एसेट। लेकिन वहीं पर अगर मान के चलो कोई कंप्यूटर डीलर है, उसने अगर कंप्यूटर खरीदा तो उसके लिए वो रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। राइट, सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर आप उस चीज में डील कर रहे हो तो वो रेवेन्यू नेचर का है, अगर उसको आप यूज करने वाले हो देन इट इज ऑफ कैपिटल नेचर। ठीक है, वहीं पे रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर यूजुअली दिस इज अ जनरल टर्म। हाँ, मतलब अगर रेवेन्यू नेचर की बात करें तो वो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, बार बार आते रहते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, ये सब रेगुलर नेचर के होते हैं। राइट, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉर्मली वन टाइम। ऐसा नहीं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर से नहीं होता, लेकिन नॉर्मली इट इज वन टाइम। ठीक है, ओके। उसके अलावा पर्पस ऑफ एक्सपेंस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंस, क्यों खरीदा भाई हम लोगों ने। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन खरीदा, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, मैंने एक व्हीकल खरीदा, क्यों खरीदा, यूज करने के लिए खरीदा, है ना। सो दैट इज एन एसेट फॉर मी, पर्पस। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए मुझे गुड्स खरीदने हैं या मुझे सैलरी देना है, तो ये जो पर्पस है दिस इज रेवेन्यू नेचर। राइट, तो पर्पस मुझे देखना है, पर्पस ऑफ द एक्सपेंस। उसके अलावा कभी कभी एसेट को मेंटेन करने के लिए अगर मुझे खर्चा करना पड़ रहा है तो दैट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। लेकिन एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए पहली बार अगर मुझे एक्सपेंडिचर इंकर करना पड़ रहा है दैट इज कैपिटल इन नेचर। ठीक है, तो पर्पस ऑफ एक्सपेंस। इसके अलावा इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। सर आपको ये देखना है कि जो भी एक्सपेंडिचर मैंने इंकर किया है उससे मेरे रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी में क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब अगर ये रूटीन एक्सपेंडिचर है जस्ट टू अर्न द रेवेन्यू देन दैट विल बी रेवेन्यू नेचर। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर मान के चलो मैंने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर इंकर किया जिससे कि मेरा फ्यूचर रेवेन्यू एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, यानी मेरे जो वर्किंग कैपिटल के जो एक्सपेंसेस होते हैं फ्यूचर के वो कम हो जाएंगे, अगर ऐसा कुछ भी है देन इन दैट केस इट विल बी रिगार्डेड एज कैपिटल इन नेचर। ठीक है, अगर आपके डे टू डे वर्किंग एक्सपेंसेस फॉर फ्यूचर कम हो जाता है तो कैपिटल नेचर का है। रेगुलर यूजुअल मेंटेनेंस और नॉर्मल वाले जो है तो वो रेवेन्यू नेचर के हैं। ठीक है, वहीं पे मटेरियलिटी, दिस इज आल्सो जनरल टर्म। तो जनरली अगर छोटे मोटे अमाउंट का रहा अमाउंट तो फिर हम उसे रेवेन्यू नेचर का ही मान लेते हैं, व्हाट एवर बी द नेचर। ठीक है, यस सर। तो ये हुआ ये एरिया के बाद आप लोगों को ध्यान देना है सिर्फ इस डिफरेंस बिटवीन पे की एरियाज, मतलब की डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी अपने मन से बना के लिख सकते हो। आप सिर्फ ये की डिफरेंसेस लिख लो, बाकी अपने मन से बना के लिख के आ जाओ। पीरियड ऑफ बेनिफिट, सर रेवेन्यू में 1 ईयर के अंदर होता है, कैपिटल में 1 ईयर से ज्यादा होता है, ये बात आप सबको पता है। राइट, एनहांसमेंट वर्सेस मेंटेनेंस, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर एनहांसमेंट के लिए होता है, एक्सपांशन में आता है। मेंटेनेंस रेगुलर एसेट का मेंटेनेंस है तो वो रेवेन्यू नेचर का होता है। उसके अलावा एग्जांपल्स तो भाई भर भर के लिख के आ सकते हो आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना ही आपको देखना है यहां पर कैपिटल एंड रेवेन्यू में। इसके अलावा आपको प्रॉब्लम्स देखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी देखने लायक नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉन्टिंजेंट एसेट एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में। ये इकलौता टॉपिक है जहां पर मैं खुद आपको कहता हूं कि यार ये थियरी टॉपिक को थोड़ा बहुत मगअप करना जरूरी है। यही इकलौता टॉपिक है जहां पे थोड़ा मगअप चाहिए। ठीक है, अब मैंने जो यहां पे शुरुआत में लिख के रखा है, ये शुरुआत की चीज को प्लीज सब लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि देयर नीड टू बी अ डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू नीड टू इग्नोर द थिंग्स, व्हेन यू टू ट्रीट इट एज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, और कब आपको उसके लिए एक प्रोविजन यानी एज अ लायबिलिटी आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो। तो ये कैसे समझा जाए। तो सर जी देखिए, कोई भी एक मान के चलो मुझे पेमेंट करना पड़ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए हमारी एक कंपनी है। ठीक है,
हम कोई एक पर्टिकुलर असेट या कोई भी कुछ हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई एक मशीन बेच रहे हैं मान लो, ठीक है। अब वो मशीन के यूज की वजह से कोई एक कस्टमर है, कोई एक क्लाइंट है जिसने हमारे ऊपर केस कर दिया, बोल रहा है कि आपको इतना इतना पैसा हमको देना पड़ेगा क्योंकि वो मशीन के यूज से किसी का नुकसान हुआ है, ठीक है। अब अगर ऐसा उसने बोल दिया तो भाई उसके बोलने से ही मेरी लाइबिलिटी अराइज होगी क्या? जरा सोचो, हम लोग क्या उसके पीछे कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे कि भाई सच में उसमें मशीन का ही कुछ फॉल्ट है, कि भाई वो आदमी की गलती थी कि उसने कोई सही तरीके से यूज नहीं किया? इंक्वायरी करोगे ना एक बार। तो सर जी यहां पर कोई भी क्लेम अगर मेरे ऊपर आता है, कोई भी अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के लिए मेरे ऊपर कोई क्लेम आता है, तो जरूरी नहीं कि दैट विल बी अ लाइबिलिटी, दैट कैन बी अ लाइबिलिटी, दैट मे नॉट बी अ लाइबिलिटी, या वो होने का कोई स्कोप ही नहीं है, चांस ही नहीं है, ठीक है। तो ये जनरली स्पीकिंग ऐसा कोई फिक्स्ड डिफाइन नहीं है, लेकिन आपको यहां पर समझना होगा कि जैसे मान के चलो द चांसेस आर वेरी रिमोट। अब रिमोट का मतलब 10-20% अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ के चलो कि भाई वो पेमेंट करने के चांसेस हार्डली 10-20% है, तो इसको कहा जाता है रिमोट चांसेस। रिमोट चांसेस के केस में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ओके, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। लेकिन अगर चांसेस मान के चलो लगभग 70-80% है, अब 100% तो होगा नहीं ना, अदरवाइज यहाँ इस चैप्टर में पढ़ते ही नहीं आप उससे, है ना। तो होने ना होने के चांसेस लगभग, मतलब वो पेमेंट के चांसेस लगभग 70-80% है आपके। इन दैट केस यू नीड टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर इट, ठीक है। लेकिन अगर जस्ट 40-50 चांसेस है, मतलब डायलेमा में, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आ रहा है अप्रॉक्स 40-50%, देन इन दैट केस वी रिगार्ड इट एज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। और इसको हम लोग एज अ लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज ना करते हुए, इसका कोई प्रोविजन क्रिएट ना करते हुए, हम लोग सिर्फ एक फुटनोट लिख देते हैं बिलो द बैलेंस शीट कि भाई ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में आपका बिल डिस्काउंटिंग क्या आ जाता है? सोच के देखो भाई, बिल डिस्काउंटिंग लाइबिलिटी है क्या? बिल डिस्काउंट करवाया आपने, बैंक में जाकर डिस्काउंट करवा लिया, तो बैंक को आपको वो पैसे लौटाने होंगे कि नहीं लौटाने होंगे? सर डिपेंड करता है, कॉन्टिंजेंट है ना। मतलब अगर ड्रॉई ने बिल ऑनर कर दिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर डिसऑनर कर दिया तो मुझे वो पैसे बैंक को लौटाने होंगे, दैट इज ऑल्सो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। यस सर, चलिए। तो यहां पर कौन से बातों में मुझे ध्यान रखना है? देखो, नॉर्मली स्पीकिंग कॉन्टिंजेंट असेट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं देखे जाते नॉर्मली, लेकिन जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इतना अगर आप याद करके चले जाओ बहुत है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जितना हाईलाइट करके रखा है बस इतना ही। और ये इकलौता एरिया बेटा जहां पे मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा बहुत ना आपको ये वर्डिंग्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, ये शब्दों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। यहां पर आपको मार्क्स, सिर्फ आपने मीनिंग सही लिख दिया, वर्ड्स यूज नहीं किए, तो यहां मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहां पर आपको एग्जैक्ट ये वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इकलौता एरिया है जहां पर आपको थोड़ा मगअप वाला पार्ट आएगा, थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्टिजेंट एसेट में सिर्फ इतना ही आपको याद करके जाना है बस, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं आगे जाऊं तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छी तरह से आपको याद रखना है। और इसमें भी ये जो यहां पे वर्डिंग्स दिखाई दे रहा है ना ए और बी में, ये वर्डिंग्स आपको याद करने पड़ेंगे, बस इतना ही याद करना है, बस इतना ही, इतना ही बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये यहां जितना लिखा है ना, बस इतना ही याद करके चले जाओ, बहुत है, ठीक है। तो इतना ही देखना है और इतना याद रखना है, क्योंकि यही शब्द लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो ये हुआ। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा यहां पर ये बात आपको पता है, बट स्टिल एक बार एक रीड कर लेना। ये पता है आपको, ये वही लिखा हुआ है कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी अगर है तो आपको उसको बैलेंस शीट पे एक फुटनोट की तरह लिखना है, अनलेस एंड अनटिल उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अगर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है तो प्रोविजन क्रिएट करो, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है इग्नोर करो। अगर पॉसिबल है, अब बहुत ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, देन इन दैट केस हम लोग उसके लिए एक फुट नोट में, मतलब बैलेंस शीट के नीचे लिख के रख देंगे बस, ठीक है। यस सर, बस इतना ही है। अब इसके अलावा यहां आपको आना है, ये कौन सा है? डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, लेकिन मार्क्स के मुताबिक आगे बढ़ना। देखो यहाँ पे लिखा तो भर भर के है, लेकिन आया ही 2 मार्क का, तो 2 ही पॉइंट लिखना, ज्यादा मत लिखना, ठीक है। लेकिन हाँ 4 मार्क का तो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां भी थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, पूरे अकाउंट्स में ये इकलौता ऐसा एरिया है जहां पर आप लोगों को थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा। अब ये वाला एरिया को अगर जिनको रट्टा मारना पसंद नहीं है वो अगर स्किप करके जाते हैं तो एट योर ओन रिस्क, यहां पे आप एक रिस्क ले रहे हो कि हो सकता है इसके ऊपर बिल्कुल भी क्वेश्चन ना आए, क्योंकि दिस इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, लेकिन कभी कभार आ जाता है यार, तो कोई भरोसा नहीं है। अगर आया और वहां पे हम अपने मन से बना के लिख के आ गए, इन शब्दों का यूज नहीं किया,
तो भैया 4 मार्क में से जरूरी नहीं कि आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाए। ये शब्दों का यूज नहीं किया तो आपके मार्क्स बिल्कुल यहां पे कट सकते हैं, इसलिए इन शब्दों को थोड़ा अच्छे से याद करके जाना। ये इकलौता चैप्टर में ऐसा कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो इतना एरिया थोड़ा सा आपको पढ़ के तो भी जाना है, बाकी आपको लिख के आना। ये एरिया थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा, ओके। तो बस इतना है कॉन्टिजेंट एसेट एंड लायबिलिटी में, ठीक है। यही है प्योर थियरी वाला चैप्टर आपका, ठीक है, ओके। अब आगे अगर अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करें तो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है 1 या 2 मार्क के लिए कि सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी किस तरह से किया जाता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटेरियलिटी, ठीक है। ये 3 के बेसिस में सिलेक्ट किया जाएगा कि कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी मुझे सिलेक्ट करना है। अब व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग पॉलिसी, पहले तो वहां पे आओ, है ना। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब यह हुआ कि भाई साहब मैं कोई एक अमाउंट कैलकुलेट करना चाहता हूं, लेकिन ये अमाउंट कैलकुलेट करने का एक ही तरीका नहीं है, देयर आर मल्टीपल तरीके, है ना। ये वाला वो वाला ऐसे बहुत सारे चॉइसेस है मेरे पास, और हर एक चॉइस से आंसर अलग आएगा, है ना। तो मैं ये वाला अडॉप्ट करूं, ये वाला अडॉप्ट करूं, ये वाला अडॉप्ट करूं। जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स में हमने पढ़ा हुआ है, फीफो भी कर सकते हो, लीफो भी कर सकते हो, वेटेड एवरेज भी कर सकते हो। तो सर ये सबसे आंसर तो अलग आएगा ना। अब कौन सा सिलेक्ट करूं, इंकी पिंकी पोंकी करके सिलेक्ट करूं, नहीं ना। तो भाई यहां पे एक सही तरीके से जो हमें सूट करता है वो चीज के मुताबिक मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा, राइट। सो व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी, ये समझे हम लोग। अब यहां पर वही पूछा जा सकता है कि हाउ डू वी सिलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो इट विल बी बेस्ड ऑन नंबर 1 प्रूडेंस, ठीक है, नंबर 2 सब्सटेंस ओवर फॉर्म, नंबर 3 मटेरियलिटी, ठीक है। बस ये हेडिंग लिख के, ये तीनों के बारे में आपको पता है, सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा हुआ है, तो इसको इलैबोरेट करके हल्का फुल्का लिख के आना है। अगर मान के चलो 1 मार्क का ही आया सपोज, तो बस ये हेडिंग लिख के आना, उससे ज्यादा मत लिखना, ठीक है। हाँ 2 मार्क का है तो थोड़ा सा इलैबोरेट करना, बस ज्यादा नहीं। हाँ मतलब प्रूडेंस के ऊपर आधा पेज, सब्सटेंस ओवर फॉर्म के ऊपर आधा पेज, ऐसा बिल्कुल मत करना। इसलिए मैं कहता हूं कि थ्योरी को कभी भी शुरुआत में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि हम बड़े भावुक हो जाते हैं। अगर शुरुआत में अटेम्प्ट कर लिया तो थियरी में हम भर भर के लिख के आ जाते हैं, कुछ ज्यादा ही लिख के आ जाते हैं, ठीक है। और उस चक्कर में जितना चाहिए था उससे 4 गुना 5 गुना लिख के आएंगे, तो और कुछ तो नहीं, बस आपका वक्त जाएगा, जिसकी वजह से आगे चल के जिस क्वेश्चन में आपको टाइम देना है, टाइम बचेगा नहीं वहां पे। इसलिए थियरी को एंड में लिखना, एंड में अपना स्पीड वैसे भी बहुत सुपर फास्ट होता है, तो हम लोग भराभर एकदम लिख देते हैं, कुछ भी आ जाए दिमाग में भी जल्दी आता है, लिख भी जल्दी देते हैं अपन, ठीक है ना। तब अंग्रेजी में भी नहीं अटकते, सब ठीक होता है एंड में, ठीक है ना। तो थियरी कभी भी एंड में ही अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलो ये हुआ। अब इसके बाद मुझे कौन से एरिया पे ध्यान देना है, देखो ये सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में ये पोर्शन को आप लोग हाईलाइट कर लो। देखो अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सिलेक्टेड विद ड्यू केयर आफ्टर कंसीडरिंग इट्स इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज फ्रॉम द एंगल ऑफ वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। भैया जो भी पॉलिसी मुझे सिलेक्ट करना है वो एवे ही सिलेक्ट नहीं करना है, मुझे देखना है कि उसका मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंपैक्ट पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट यूजर्स, नॉट जस्ट इंटरनल बट एक्सटर्नल यूजर्स आल्सो। उन सब के बारे में सोचते हुए मुझे अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई ये वाला सिलेक्ट कर ले, इससे ना मेरे को फायदा हो जाएगा। अरे भाई मेरे को तो फायदा होगा, लेकिन अगर उससे अल्टीमेटली कुछ नुकसान हो रहा है तो वो पॉलिसी आपने सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो आपको ओवरऑल सोचना चाहिए, ठीक है। ये मतलब ऐसे ही थ्योरी में लिखने के लिए ऐसा रहता है, बाकी प्रैक्टिकली तो हम करते वही है जो हमारे लिए अच्छा होता है कि नहीं। चलो चलो ठीक है, ओके। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, अगेन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, और ये चीज आप जानते भी हो। सर अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। एक बार मैंने एक पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया तो नॉर्मली स्पीकिंग कंसिस्टेंसी वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन मुझे कहता है कि मैंने उस पॉलिसी को चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो चेंज कर देंगे, है ना। तो कौन से 2 सिचुएशन में चेंज हो सकता है? नंबर 1 कानून बदल गया, ठीक है, कानून बदल गया, एएस बदल गया, और हेंस आपको मेथड को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये। नंबर 2 सर कानून तो नहीं बदला, लेकिन जो चेंज है उस चेंज से मुझे और फ्यूचर में अच्छा नजर आ रहा है, मतलब मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनेंगे वो और ज्यादा ट्रू और फेयर व्यू बताएंगे अगर मैं चेंज कर लूं तो, ठीक है। जब ऐसा हो रहा है देन इन दैट केस अ चेंज इज परमिटेड, ठीक है। तो सिर्फ ये 2 सिचुएशन में अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप मन से भी बना के आ जाओगे, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, नो इश्यूज, ठीक है। यस सर, ये हुआ अपना अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आते हैं, दिस इज अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन। अब इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस अभी नहीं है,
ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसको हल्का फुल्का आपको सिर्फ ध्यान रखना है। सर वैल्यूएशन प्रिंसिपल 4 होता है। एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, नाम याद रखना, नाम भूलने से नहीं चलेगा। 4 वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं? एक तो होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा होता है करंट कॉस्ट, तीसरा होता है रियलाइजेबल वैल्यू, चौथा होता है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब ये चारों के बारे में सिर्फ अपने कॉमन सेंस से आपको लिख के आना है। सर हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? बिल अमाउंट, सीधा सीधा जितने रुपए का बिल है वो अमाउंट पे मैं रिकॉग्नाइज करूंगा, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, दूसरा है करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट मतलब ये मेरे हाथ में दिख रहा है आपको, ये यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, ये दिख रहा होगा अभी, है ना, ये एप्पल पेंसिल है ना। अच्छा, ये मैंने खरीदा तो था 9,000 में, लेकिन आज के डेट में अगर मैं एप्पल स्टोर में जाके खरीदूं ना, ये मिल रहा है 11,000 में। ठीक है, तो इसका करंट कॉस्ट क्या है? 11,000। तो मैं मेरे बैलेंस शीट पे इसको कितने में दिखाऊं? अगर मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो कर रहा हूं 9,000 पे दिखाऊंगा, डिप्रिसिएट माइनस करने के बाद जो भी आ रहा है वो। और अगर मैं करंट कॉस्ट पे दिखा रहा हूं तो 11,000 पे दिखाऊंगा, जो वैल्यू पे आज वो दिख रहा है वो। गेटिंग मी? करंट कॉस्ट। अब ये करंट कॉस्ट यूजुअली स्पीकिंग सभी जगह पे अडॉप्ट नहीं होता, ये कुछ कुछ सिलेक्टेड जगह पे सूटेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखना, बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है जहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम लोग उसका मार्केट वैल्यू देखते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल लाइफ स्टॉक। ठीक है, तो वहां पर हम लोग ऐसा देखते हैं कि व्हाट इज द करंट कॉस्ट, वहां पे नॉर्मली स्पीकिंग करंट कॉस्ट रिड्यूस होता है। ठीक है, तो हम लोग जो एक्चुअल कॉस्ट था उससे करंट कॉस्ट से उसको कंपेयर करके उसका डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे वो काम में आता है। बट हाँ, इनिशियल रिकॉर्डिंग करते वक्त करंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना गलत है कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ दिस इज ऑल्सो वैल्यूएशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो करंट कॉस्ट क्या है बस उसके बारे में लिखना है, बाकी उतना ज्यादा ज्ञान नहीं आपने को लिखना है वहां पे। हाँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट इज बिल अमाउंट, करंट कॉस्ट इज इसी चीज का आज के डेट का मार्केट में क्या वैल्यू है, द सेम चीज व्हाट प्राइस इट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट, दैट इज अ करंट कॉस्ट। ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू, सर यही चीज को आज अगर मैं बेचूं तो मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, दैट इज अ रियलाइजेबल वैल्यू, इस पे भी मैं इसको वैल्यू कर सकता हूं। और चौथा प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हुए कैलकुलेशन करना। मतलब मैंने कोई भी एसेट खरीदा, क्यों खरीदा? अरे भाई कुछ बेनिफिट के लिए खरीदा ना, तो उस एसेट के यूज से मुझे फ्यूचर में इनफ्लोस जनरेट होंगे, कैश इनफ्लोस, है ना, तो मैं उन कैश इनफ्लोस को कंसीडर करूंगा, उनको मल्टीप्लाई करूंगा विद द रेस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर्स, और उसके मुताबिक मैं कैलकुलेट करूंगा व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट। ठीक है, तो ये भी एक मेजर है और ये बहुत अच्छा मेजर है, बट द पॉइंट इज कि कोई पसंद नहीं करता इसको, तामझाम बहुत है ना। ठीक है, तो ये 4 वैल्यूएशन प्रिंसिपल होते हैं, किसी के भलाई बुराई के बारे में कुछ नहीं कहना है, सिर्फ बोलना है कि क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, करंट कॉस्ट क्या है, मन से बना के लिख के आना है आपको, सिर्फ हेडिंग याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट वैल्यूएशन प्रिंसिपल। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में सिर्फ इतना ही आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा सीधा जंप करके यहां आना है। ठीक है, दिस इज इन पेज नंबर 1.96। पेज नंबर 1.96 में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखो एस्टिमेट्स का मतलब क्या हुआ? एस्टिमेट्स मतलब आपको बहुत सारी जगह पे अंदाज लगाना होता है। ठीक है, अब कुछ हद तक तो आपको ध्यान में आ जाएगा क्योंकि आप लोगों ने यही शब्द यूज किया है। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन में, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त हम लोगों ने अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब रेसिडुअल वैल्यू, देन लाइफ, यूजफुल लाइफ, ये सब हम लोगों ने एस्टिमेट लगाया था। वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ इकलौता वहां नहीं होता, और भी बहुत सारी जगह पर हम अकाउंटिंग एस्टिमेट बेस करते हैं। ठीक है, एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एस्टिमेटेड नहीं होता, होता है ना। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एस्टिमेट होता है ना। तो ये क्यों करते हैं भाई, ऐसा क्यों एस्टिमेट लगाते हैं हम लोग? मैचिंग प्रिंसिपल के लिए। व्हाट डू मीन बाय मैचिंग प्रिंसिपल? ध्यान में रखना, जैसे मान के चलो मैं 2024 की अकाउंटिंग कर रहा हूं, अब मैंने 2024 में कुछ सेल्स रिकॉग्नाइज किया, मुझे लग रहा है कि उस सेल्स में से कुछ पैसा डूब सकता है, उधार का जो सेल था उसमें से कुछ पैसा डूब सकता है, लेकिन अभी तक नहीं डूबा इन 2024। तो मैं उस लॉस को 2025 या 2026 में रिकॉर्ड करूं, चलेगा क्या? नहीं ना, इट्स नॉट मैचिंग। तो मैचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 2024 में अगर उस रेवेन्यू के अगेंस्ट में किसी भी तरह का लॉस हो रहा है तो मैंने उसे एस्टिमेट लगा के ही सही उसी साल में रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। गेटिंग मी? सो दैट इज व्हाट इज एन एस्टिमेट। तो ऐसे एस्टिमेट्स का हमें सहारा कभी कभी अकाउंट्स में लेना पड़ता है फॉर डिफरेंट थिंग्स लाइक मैचिंग। ओके, तो दैट इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। जितना हाईलाइट किया है उतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सिर्फ इतना ही हाईलाइट कर लो आप लोग यहां से वीडियो से देख के, और इतना ही लिख के आओगे बहुत है, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं भाई, 2 मार्क के लिए आएगा मुश्किल से, 1 मार्क या 2 मार्क के लिए, इतना बहुत है उसके लिए। ठीक है, चलो ये हुआ, ये सब कुछ नहीं देखना है, सब स्किप करो अभी बाकी। ठीक है, इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे पहले जो यहां पर दिया है ना,
इसको ही आगे चल के उन्होंने पूरे डिटेल में भी दिया है, लेकिन इतना में आपका काम हो जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत मन से बना के लिखना पड़ेगा, लेकिन ये चीज भी पूछा जा सकता है। दिस इज अगेन अ प्योर थियरी, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनता है हमारे देश में, ठीक है। तो बस यही आपको लिखना है, हेडिंग याद रखो। सर सबसे पहले तो एरिया आइडेंटिफाई करेंगे, किस चीज से रिलेटेड मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, किससे रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करो। फिर एक ग्रुप बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टडी ग्रुप, जो उसके पीछे स्टडी करेंगे कि क्या हुआ वो एरिया के पीछे, क्या रेमेडी है, क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक ड्राफ्ट बनेगा, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स सर्कुलेशन, जिसको सर्कुलेट किया जाएगा बेसिकली, है ना। दिस इज नॉट अ फाइनल थिंग, दिस इज जस्ट अ ड्राफ्ट, ओके। फिर ये ड्राफ्ट के ऊपर सबके व्यूज आएंगे, ओपिनियंस आएंगे कि भाई ये सही है, ये गलत है, यार इसको ना ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है। ये सब होगा। उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ द एक्सपोजर ड्राफ्ट, उसको फाइनलाइज किया जाएगा बेस्ड ऑन द सजेशंस मेड, उसमें चेंजेस वगैरह जो भी करना है वो सब, ठीक है। फिर कमेंट्स रिसीव्ड ऑन द एक्सपोजर ड्राफ्ट, ठीक है, उसको लेके थोड़ा मतलब थोड़ा सर्कुलेट किया जाएगा बाहर, उसको लेके कमेंट्स वगैरह जो भी आएंगे उसको लेके स्टडी किया जाएगा। उसके बाद हम लोग ड्राफ्ट को फिर से मॉडिफाई करेंगे, जो भी चेंजेस है उनको चेंजेस को अप्लाई करेंगे, और फाइनली वी विल इशू द एएस। तो ये बहुत कॉमन सेंस वाला लॉजिकल फ्लो है। इस लॉजिकल फ्लो को सिर्फ हेडिंग्स को याद रखो, बाकी अपने मन से बना के बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। ये हुआ नंबर 1। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जितना हाईलाइट किया उतना ही, भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत, मतलब ऑब्जेक्टिव क्यों, क्या है, मतलब देखो वहां पे एक तो सबसे पहली बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने से क्या होगा। सर जरा सोच के देखिए, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो स्टैंडर्ड्स मुझे ये बताता है कि भाई एक चीज को ना इस तरह से ही लिखना चाहिए। अब सब लोग उसको फॉलो करेंगे तो सबके स्टेटमेंट्स एक समान नजर आएंगे, तो स्टेटमेंट्स विल बिकम कंपेरेबल, है ना। तो स्टैंडर्ड्स बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो वो नॉन कंपेरेबिलिटी वाला जो एरिया होता है, बिकॉज अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, यानी सब लोग अगर अपना अपना दिमाग लगाने लग जाएंगे तो हो गया भैया का कल्याण, फिर कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे हम लोग कोई, है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो जो एक आजाद पंछी वाला जो चीज रहता है उसको एक पिंजरे में कैद कर लेता है और सीधा सीधा बताता है कि भाई सब लोगों को ना इस तरह से ही लिखना है, ओके। तो वो जो नॉन कंपेरेबिलिटी वाला पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है, इग्नोर हो जाता है यहाँ पे। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके अलावा प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, है ना। मतलब भाई वैल्यूएशन सब लोग अपने अपने तरीके से करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं एक सेट ऑफ रूल्स बन जाता है कि भाई इसी तरह से आपको करना है, तो सब लोग सेम तरीके से करते हैं। सो ये एक बात होता है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि जहां पर भी डायलेमा है, कंफ्यूजन है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, तो वहां पर क्या करना चाहिए वो चीज को यहां पे ये क्लैरिफाई कर देता है, ठीक है। यस। अब इसके बाद बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें थोड़ा बहुत याद रखना है, वैसे जितना भी लिखा है इसमें मैंने कुछ कुछ हाईलाइट करके रखा है, तो सबसे पहले तो उतना ही ध्यान में रख लेना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वहां पे लिखा है, स्टैंडर्ड रिड्यूस टू अ रीजनेबल एक्सटेंट और एलिमिनेट ऑल टुगेदर कंफ्यूजिंग वेरिएशंस इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जो वेरिएशंस पॉसिबल है उसको काफी हद तक एलिमिनेट कर देता है, या तो पूरी तरह से या तो काफी हद तक, ठीक है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसके अलावा देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर नॉट स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड, बहुत सारी जगह पे कानून कुछ नहीं कहता कि भाई इसको इस तरह से ऐसा ऐसा कुछ करना है, तो वहां पे स्टैंडर्ड्स टांग अड़ाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं भाई ये इंपॉर्टेंट है, भले ही लॉ में नहीं लिखा है, भले ही एक्ट में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आपने इसके बारे में ना ऐसा ऐसा डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज रिक्वायरमेंट। तीसरा, आप कंपैरिजन, वही लिमिटेशन सॉरी अभी जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखा था सेम पॉइंट यहां पे भी चिपका के आ सकते हो, सेम, ठीक है। फैसिलिटेट कंपैरिजन, ये हो गए एडवांटेजेस, ठीक है। अब लिमिटेशंस में क्या आ रहा है, उसी चीज से भी रिलेटेड लिमिटेशन आएगा, ठीक है। तो कई बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही डिफिकल्टी आ जाता है टू चूज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की ही बात करूं, इन्वेंटरी जितना हमें है, तो उसमें भी हमें फीफो, वेटेड एवरेज, ये सब अलाउड है। तो अब अरे यार ये भी अलाउड है वो भी अलाउड है, मैं कौन सा करूं? समझे ना। तो ये कंफ्यूजन आता है कभी कभी चॉइसेस में। और उसके अलावा रेस्ट्रिक्टेड स्कोप, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैट्यूट के ऊपर नहीं जा सकता, लॉ के ऊपर नहीं जा सकता, है ना। तो इसका भी एक लिमिटेड स्कोप हो जाता है, मतलब एकदम वाइडली एक्सेप्ट नहीं हो पाता, वाइडली एप्लीकेबल नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है, नथिंग एल्स। लिमिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, एडवांटेज के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। इनका ही बनाया है ऐसा ना, इनकी बुराइयों के बारे में ज्यादा नहीं पूछेंगे, अच्छाइयों के बारे में ज्यादा पूछेंगे, लेकिन हाँ पढ़ के जाना है, इग्नोर मत करना। आ सकता है भाई क्वेश्चन, कुछ भी भरोसा नहीं है, ओके। अब ये देखो, ये जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, यही वहां पे शुरुआत पे लिखा हुआ था, उसी को आपने थोड़ा सा सिर्फ हेडिंग याद रखना है, तो फिर इतना ज्यादा थियरी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है। लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मैं एक जमाने तक इंपॉर्टेंट कहता था कि भाई सिर्फ नाम देख के जाओ। अभी भी अगर आपको कोई चांस नहीं लेना है तो सिर्फ नाम देख के जाओ। लेकिन यार कई अटेम्प्ट हो गए, बहुत सारे अटेम्प्ट हो गए, और ये दिख रहा है कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ये पूछ नहीं रहे। तो जहां तक मेरा ख्याल है अभी इसके ऊपर इनको क्वेश्चन पूछने की कोई इरादा नहीं है। ठीक है, अब होना भी नहीं चाहिए। सिर्फ नाम याद रख के क्या कर लोगे यार, उसके ऊपर अंदर का कंटेंट नहीं मालूम, नाम याद रख के क्या कर लोगे। तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो इसको एक कैलकुलेटेड रिस्क के फॉर्म में आप इग्नोर कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल ही चांस नहीं लेना है तो फिर एक नाम याद रखने की कोशिश करना बस। ठीक है, टाइम है तो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज इग्नोर करके जाना। ठीक है, ये हुआ हमारा सबसे पहला टॉपिक। ठीक है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। ओके, अब इसके बाद अगर मैं आ जाऊं अकाउंटिंग प्रोसेस, ना अकाउंटिंग प्रोसेस इज द सेकंड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थियरी टॉपिक। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन कौन से एरिया से आएंगे? देखो, सबसे पहले तो यहां पर बहुत सारी चीजें आपको काटने हैं, आपको आधे से ज्यादा पेजेस तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन किया हुआ है, यू नो अबाउट इट, इसके ऊपर थियरी नहीं आएगा। जो एरियाज को आपको फोकस करना है वो मैंने हाईलाइट करके रखे। देखिए, मैं यहां पे हूं पेज नंबर 2.2 में। पेज नंबर 2.2 में सिर्फ इतना याद रखना, देखो हाईलाइट करके रखा है मैंने। इट में भी ये किसके बारे में कह रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में बी डिफाइंड एज द सिस्टम व्हिच रिकॉग्नाइजेस एंड रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये लाइन मैंने हाईलाइट सिर्फ एक रीजन से किया है। अगर मैं आपको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में कहूं तो आप सबको पता है क्या है, ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट। लेकिन अगर मैं कहूं कि डबल एंट्री सिस्टम के बारे में अंग्रेजी में एक लाइन लिखो, गाड़ी अटक जाएगी। हाँ, क्या लिखूं, है ना, ये वाला फील आता है, इसलिए वो लाइन को वहां पे हाईलाइट किया है। वो लाइन को पढ़ लोगे तो कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि डबल एंट्री सिस्टम के बारे में अगर मुझे लिखने कहा जाए तो मैं क्या लिखूं। समझे बात को? यस सर। अब वो मूवी नहीं आया था वो आईपीएस ऑफिसर वाला, कौन सा था वो, नाम याद नहीं आ रहा, ट्वेल्थ फेल, शायद से ट्वेल्थ फेल ही था ना, हाँ ऐसे ही कुछ तो भी नाम था। उसमें नहीं था, उसको उसके नाम से ऐसे लिखने के लिए कहा, नहीं लिख पा रहा है। तो भाई कभी कभी ऐसा होता है, मुझे मालूम है और उसी चीज के बारे में मैं लिख नहीं पाता हूँ है ना। तो ये बहुत ही ईजी है, इसलिए इसको ये एक लाइन पढ़ के जाना, नहीं तो ध्यान में नहीं आएगा क्या लिखना है। ओके, चलो ये हुआ। अब इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, भाई मन से बना के लिख के आ सकते हो, लेकिन ये रीड करके जाओ बस। रीड करके जाओगे तो फिर से वही होगा कि मन में आ जाएगा कि क्या लिखना है। ऐसा हो सकता है, एक्सप्लेन डबल एंट्री सिस्टम, राइट द एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब ये थियरी क्वेश्चन अगर आया तो स्पॉट पे पॉइंट्स याद नहीं आते। ठीक है, इसीलिए एक बार देख के जाओ, बाकी मन से बना के आप गारंटेड लिख सकते हो, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं। लेकिन हाँ, एक बार तो भी देखना जरूरी है। तो देखो वहां पे क्या लिखा है, डबल एंट्री सिस्टम से नंबर 1, एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग वर्क कैन बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू द डिवाइसेस ऑफ द ट्रायल बैलेंस, है ना। तो डबल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है, तो एक्यूरेसी चेक किया जाता है, कभी भी किसी भी वक्त पे डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है कि नहीं, इसकी मदद से हम लोग एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 ये। नंबर 2, प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी एसेटेड थ्रू डिटेल्स, थ्रू आउट द डिटेल्स, है ना। तो हम लोग जो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं उसमें इनकम एक्सपेंस दोनों रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं, तो वो डेबिट क्रेडिट फॉर्म में रिकॉर्ड हो रहा है, तो वहीं पे हम लोग कहीं ना कहीं उनको कंपेयर करके प्रॉफिट और लॉस एसेटेड कर पाएंगे, राइट। इसी तरह से फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स, लायबिलिटी, अरे क्या हुआ, ये क्या हो जाता है बीच बीच में, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, एसेट्स लायबिलिटी का पोजीशन भी हम लोग पता कर सकते हैं, कहीं ना कहीं डेबिट बैलेंसेस में एसेट्स, क्रेडिट बैलेंसेस में लायबिलिटीज, सो वी विल बी इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट अ फाइनेंशियल पोजीशन, राइट, बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो सर ये डेबिट क्रेडिट की वजह से कंट्रोल एक्सरसाइज कर पाना बहुत ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग कभी भी चेक करके देख सकते हैं, और उसी की वजह से रिपोर्ट कर पाना, पब्लिक को बताना कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये चीज रिपोर्टिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। और उसके अलावा रिजल्ट ऑफ 1 ईयर कैन बी कंपेयर्ड विद द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, कंपैरिजन पॉसिबल हो पाता है, अपने ही रिकॉर्ड्स को अपने ही पास्ट रिकॉर्ड्स के साथ कंपेयर करना पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सारे के सारे मन से बना के लिख सकते हो, राइट। बस एक बार पढ़ना जरूरी है ताकि वो ध्यान में आए कि लिखना गया है। ओके, बस ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब पलटाना है, ये पूरे पेजेस पलटा देना है। अब कहां ना, मैं सीधा आपको बता रहा हूं, देखो ये सारे पेजेस, कोई पॉइंट नहीं इसको अभी पढ़ने का, सब पलटाओ, सीधा पलटाओ, सब कुछ पलटाओ। ये ट्रांजैक्शन इवेंट्स ये सब पढ़ने की अभी आपको कोई जरूरत ही नहीं है, बस पेजेस पे पेजेस है। बोला सर ऐसे ही करो सर, सारे पेजेस बस पलटाने बोल दो, वी आर मोर देन हैप्पी, है ना। अच्छा, इसके ऊपर आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड पर्सनल रियल नॉमिनल, लेकिन यार ये मत पढ़ो इतना तो 100% सब लिख के आ जाओगे, है ना। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मेरे ख्याल से पहले उठ के 5 सेकंड तक तो बल्ले बल्ले करोगे और फिर बाद में लिखोगे आप इसे, ये अगर आ गया तो, है ना।
चलो तो आ भी सकता है, भरोसा नहीं, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अच्छा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये सब चीजें मालूम है आपको, इसलिए आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आगे बढ़ते जाना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सीधा जंप करके आपको कौन से पेज पे आना है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। अरे बहुत पेजेस भर के रखे भाई, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस भी डाल के रखे थे ना एक्चुअली, तो वही है। ये देखिए यहाँ पे सीधा यहाँ आना आपको, एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। सर कौन से पेज में हूं सर? 2.31, 2.31 में एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, इसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो एडवांटेजेस ऑफ जर्नल है, इसको सिर्फ एक रीड करना है, क्योंकि ये भी आपको पता है भाई, जर्नल एंट्रीज के एडवांटेज क्या होते हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन पता होने के बावजूद लिखना कैसे, लिखू कैसे, उसमें गाड़ी अटकती है। तो एक रीड करना है बस। ठीक है, जस्ट एक रीड करके जाओ, बहुत है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रीड कर लो, बाकी अपने मन से बना के आप लिख सकते हो। ठीक है, यस। अब अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, अब सबसे पहले तो इन्होंने जीएसटी के बारे में समझाया है। भाई साहब दिस इज अकाउंट्स, दिस इज नॉट जीएसटी। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इनको जीएसटी के बारे में समझाना जरूरी था, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो जीएसटी नहीं आएगा सर, प्लीज रिमेंबर, सेल एंड फीचर्स ऑफ जीएसटी, ये सब चीजें नहीं आएंगे आपको। आपको आएगा तो सीधा उसके अकाउंटिंग से रिलेटेड एरिया। अब इसमें है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन देखो अगर ये चल सब आ गया, सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, ये तो आप लोग मन से बना के लिख सकते हो, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूं आपको। हाँ, लेकिन ये वाला एरिया पे बिल्कुल थियरी पुश क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा? रिवर्सल ऑफ जीएसटी। रिवर्सल ऑफ जीएसटी कहां जरूरत है, वैसे तो आपको पता है, लेकिन ये जो थियरी लिखा हुआ है, इसको थोड़ा याद रखना, इसको जरा एक बार देख के जाना, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल है। ठीक है, यस सर, ये हो गया। तो यहां पर समाप्त होता है हमारा जर्नल वाला टॉपिक। ठीक है, जर्नल वाले टॉपिक में इतना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में अगर आओ, लेजर, लेजर में तो और कम है, लेजर में तो आपको थियरी लगभग है ही नहीं देखने लायक। ठीक है, तो लेजर में आपको सिर्फ ये एक पार्ट याद रखना है, ये भी बहुत इजी वाला कॉमन सेंस वाला एरिया है, लेकिन कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, इसलिए कॉमनली आपके दिमाग में ये आएगा नहीं। कितना भी आज यकीन हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे दिमाग में क्लिक नहीं करता, वहां पे सोचते रह जाते, एक पॉइंट लिख लिया, दूसरा क्या लिखूं यार, अरे यार इतना इजी कि दूसरा दिमाग भी नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए इसको एक रीड आपको करना जरूरी है। रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन द लेजर। सर लेजर में लिखने के रूल क्या होते हैं, है ना? अब लेजर में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उसको अंग्रेजी में पॉइंटर्स फॉर्म में लिखना है, ये हमारी गाड़ी यहाँ पे अटक जाती है। तो ये जगह पे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो, हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग अपने को अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, सेपरेट अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, वो टू और बाई लिखना पड़ेगा, कहाँ लिखना पड़ेगा, ये सब सबको मालूम है कैसे लिखा जाता है, राइट? तो यही सब है रूल्स यार, एक रीड करके जाओ, मोर देन एनफ, बाकी अपने मन से ही बना के लिखना आपको। ठीक है, ये हुआ। उसके अलावा अगर मैं लेजर में बात करूं, तो लेजर में तो और कुछ भी नहीं है भाई, लेजर में और पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है, लेजर में और देखना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस जरूरी है लेजर में। तो ये लेजर पूरा हमारा बस उतना ही एरिया अपने को लेजर में देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में भी बहुत सिलेक्टेड एरिया है। सबसे पहला एरिया जो आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ बातें हाईलाइट करके रखे, सिर्फ इतना भी लिखोगे तो भी काफी है, तो ये आप भी हाईलाइट कर लो अपने मॉड्यूल में। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा है, द ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू एस्टैब्लिश अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीड ट्रायल बैलेंस। फाइनल अकाउंट्स जो बनता है वो ट्रायल बैलेंस से बनता है, नॉर्मली स्पीकिंग। ठीक है, नंबर 2। और तीसरा, द लेजर मे हैव टू बी सीन ओनली व्हेन डिटेल्स आर रिक्वायर्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ एन अकाउंट। देखो मतलब क्या हुआ, देखो ट्रायल बैलेंस में मुझे सारे के सारे अकाउंट्स में क्या क्या बैलेंस है वो पता चल गया। ठीक है, अब मेरा तो काम हो गया कि यार सो एंड सो अकाउंट में इतना इतना बैलेंस है। जैसे मान के चलो एक अकाउंट है मिस्टर शर्मा जी अकाउंट, तो शर्मा जी अकाउंट में क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है सर 40,000 रुपए का। तो इससे मुझे इतना समझ में आ रहा है कि शर्मा जी से 40,000 रुपए रिसीवेबल है ना? तो मुझे शर्मा जी का लेजर देखने की जरूरत ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मुझे शर्मा जी के बारे में कोई शक हो रहा है, शक हो रहा है मतलब फाइनेंशियल वाले, हाँ, तो मुझे कुछ डाउट जा रहा है कि भाई कुछ तो भी गड़बड़ है, ये 40 नहीं होना चाहिए, कुछ तो भी मिसिंग है या कुछ तो भी ज्यादा है, तो मैं लेजर में जाके देखूंगा। अदरवाइज मुझे लेजर देखने की जरूरत नहीं है अगर ट्रायल बैलेंस बन गया तो। ठीक है, तो वही बात वहां पे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है, यही चीज में आपको बोलेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो मन से बना के लिख सकते हो आप इस तरह से, राइट? ओके, अब लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के लिमिटेशंस क्या है, बस एक ही है सर, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी ये जरूरी नहीं है, आप एश्योरेंस के साथ ये नहीं कह सकते हो कि सारी चीजें सही है। अगर ट्रायल बैलेंस टैली भी हो गया
तो भी कुछ कुछ एरर्स फिर भी पॉसिबल है, राइट अब आप लोगों को ये याद है, रेक्टिफिकेशन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, है ना। तो जैसे रिकॉर्डिंग के वक्त में अगर गलती किया अमाउंट में, या एरर ऑफ प्रिंसिपल किया, या कंप्लीट ओमिशन किया, ऐसा कुछ भी अगर हुआ तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होता है ना। तो ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो मुझे ऐसा लगेगा कि सब सही है, लेकिन फिर भी देयर इज अ स्कोप कि फिर भी कुछ कुछ गलतियां वहां पर है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस सिर्फ वन साइडेड एरर्स को डिटेक्ट करने की ताकत रखता है, अगर ये टू साइडेड एरर है तो ट्रायल बैलेंस में भी ये डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। यस सर, ओके। तो ये ध्यान में रखना, आपको मन से बना के लिख सकते हो भाई ये सब, ठीक है। बस ट्रायल बैलेंस में इतना ही करना है आपको। इसके अलावा ये चीज को एक बार सिर्फ हेडिंग देख लो, मतलब वो पैरा भी नहीं पढ़ना आपको, है ना। मतलब पता होना चाहिए, जैसे मान के चलो राइट अ नोट ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अब वहां पे सोचने में पड़ जाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या है भाई। तो जरा आराम से, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है कि भाई ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं हुआ तो उसे सस्पेंस अकाउंट का यूज करके टैली करो, दैट इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब लिख लोगे आप लोग, ठीक है। तो वो देखना जरूर था बस। फिर रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, अरे भाई ट्रायल बैलेंस बनाने का रूल क्या होता है सर, जो जिस अकाउंट में डेबिट पड़ा है उसको डेबिट में लिखना है, जिसमें क्रेडिट पड़ा है उसको क्रेडिट पे लिखना है, ये रूल है। एक रीड करो, अपने मन से बना के लिख के आओ, ठीक है, डन। तो दैट इज अबाउट ट्रायल बैलेंस, ओके। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग अगर आ जाए नेक्स्ट चैप्टर पे, सब्सिडियरी बुक ना, सब्सिडियरी बुक पे फिर भी कुछ कुछ एरियाज है जो थोड़े काम के हैं, ठीक है, जिसके ऊपर अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये देख लो एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक, ठीक है। सब्सिडियरी बुक के एडवांटेजेस क्या होते हैं, अब इसमें भी हम लोग मन से बना के लिखेंगे ना तो बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग कवर कर लेंगे, बिल्कुल हमारे मन से हम लोग शायद 3-4 पॉइंट्स ऐसे बना ले जो यहां नहीं लिखा है, बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन बेटा यहां पर ना एक रिस्क है, लेट मी टेल यू वन थिंग। मतलब देखो बात को समझो, अगर सपोज मैं पेपर चेक कर रहा हूं, ठीक है, मैं अगर पेपर चेक कर रहा हूं और अगर आप लोगों ने मुझे कोई आंसर लिख के दिया, मैं उसको रीड करूंगा, वो मेरे सजेस्टेड आंसर से मैच हो या ना हो, मैं उसे रीड करके ये जज करूंगा कि जो लिखा है वो कितना सही है, वो सही है कि गलत है। अगर जो लिखा है उसमें कुछ गलत नहीं है तो मैं आपको मार्क्स अवॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे तरह चेक करने वाले लोग भी होते हैं जो बस ये देखेंगे कि सही है कि नहीं, ठीक है, भले ही वो वर्ड टू वर्ड सजेस्टेड आंसर से मैच ना करे। लेकिन यहां पर एक रिस्क है, unfortunately I am actually using this word unfortunately, there are such evidences जहां पे करेक्शन प्योरली सजेस्टेड आंसर से मैच करके देखा कि भाई वर्ड टू वर्ड मैच कर रहा है तो मार्क्स देंगे, वर्ड टू वर्ड मैच नहीं कर रहा तो मार्क्स नहीं देंगे, एटलीस्ट हेडिंग तो मैच होना चाहिए। तो ऐसा भी हुआ है इन पास्ट, बच्चे ने कोई गलती नहीं की, पूरा 100% सही है, बस वो जो वर्ड्स है, जो हेडिंग है, उसको उसने अपने मन से बना के लिखा। अच्छा मीनिंग भी नहीं बदल रहा, मन से बना के लिखा, सब सही है, लेकिन फिर भी थ्योरी क्वेश्चंस में जस्ट हेडिंग मैच नहीं कर रहे इसलिए मार्क्स कटे। तो भाई ये इसलिए देखना आपके लिए जरूरी है, अदरवाइज ये लिख के तो आ जाओगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, हेडिंग वाइज एक बार देख लो, अगर याद रहेगा तो अपने मन से लिख के आ रहा फिर, है ना। डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहले बात क्या है, अब सोच के देखो, सब्सिडियरी बुक अलग अलग चीजों के लिए बनते हैं ना। अब बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लेवल में सोचो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में परचेज के ट्रांजैक्शन ही बहुत सारे होंगे, सेल के ट्रांजैक्शन भी बहुत सारे होंगे, पता चला परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न के भी बहुत सारे है ना। तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पर वर्क को डिवाइड कर देंगे बिटवीन डिफरेंट पर्संस, डिफरेंट क्लर्क्स विल बी केप्ट टू हैंडल अप डिफरेंट थिंग्स, लाइक परचेज के लिए अलग क्लर्क, सेल्स के लिए अलग क्लर्क, तो ऐसे अलग अलग क्लर्क रखेंगे। तो सब लोग अपने अपने एरिया में ही फोकस करेंगे और उसके मुताबिक वो आगे बढ़ेंगे। Getting me? तो इससे कैसा होगा, डिवीजन ऑफ वर्क होगा, लोगों का स्पेशलाइजेशन आएगा। मैं आगे के पॉइंट में बता रहा हूं, हाँ, लोगों का स्पेशलाइजेशन होगा, परचेज वाला परचेज का काम करते करते उसको आदत पड़ जाएगी, वो स्पेशलाइज करेगा परचेज में, सेल्स वाला सेल्स में। Getting me? ऐसे अलग अलग एरियाज होते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखना आप लोग आगे चल के भी देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके जो काम होते हैं, है ना, उसमें आप देखना कि कई बार ऐसा होता है कि यू विल बी वर्किंग ऑन अकाउंट्स रिसीवेबल, यू विल बी वर्किंग ऑन अकाउंट्स पेबल। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क अगर हो जाता है तो उससे काफी कन्वीनियंस होता है, उससे काफी टाइम बचता है, बहुत कुछ होता है। तो ये सब चीजें देखो, वहां पे वही सब लिखा हुआ है, सेविंग ऑफ टाइम, ठीक है। तो यही सब अपने मन से आपको बना के लिख के आना है। इसके ऊपर 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 3 या 4 पॉइंट भी लिखते हैं, बहुत है, ठीक है। चलिए ये हुआ। अब इसके बाद ये सबको तो क्वेश्चन ही है यहाँ पे, ठीक है, यस। तो इसके बाद आपको ये परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब तो ये नहीं याद रखना है। इसके ऊपर आप लोगों ने मेरे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने दिशा हैंडबुक में मैंने आप लोगों को जो बता के रखा हुआ है कुछ पॉइंट्स, बस उतना ही काफी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए तो उतने में से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी बच्चों को मैं यही कहूंगा कि परचेज बुक, सेल्स बुक के बारे में कॉमन सेंस से ध्यान रखना। परचेज बुक, सेल्स बुक क्या होता है, ठीक है। मैंने मेरे मैराथन में भी जो कवर किया था, परचेज बुक इज ओनली अबाउट गुड्स,
ओनली फॉर क्रेडिट परचेजेस, है ना। अमाउंट कौन सा होता है सर, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो आता है वो वाला अमाउंट होता है। एनी अदर ट्रांजैक्शन कैन बी, वी कैन मेक अ सेपरेट कॉलम फॉर इट। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें आपको लिखना है परचेज बुक में। इंडिविजुअली ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वी राइट इट इन ओनली द क्रेडिटर्स अकाउंट, बट पीरियोडिक टोटल ऑफ द परचेज बुक इज डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, है ना। ये सब जो चीजें हैं ये सब आप अपने मन से बना के भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। यस सर, तो वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है वहां पे, परचेज बुक सेल्स बुक जो भी है वो सब देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल काफी हद तक कवर हो जाएगा, ये भी एक देख लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल, ठीक है। मतलब ये एक एक करके लिख के ना, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल प्रॉपर नहीं कह रहे हैं बेसिकली, जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है ना। तो एक बार वो देख लोगे तो उसमें क्या क्या आता है, ओपनिंग एंट्रीज आते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज आते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आते हैं, ट्रांसफर एंट्रीज आते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज आते हैं, मतलब जो कैश बुक में नहीं आया, जो और किसी सब्सिडरी बुक में नहीं आया, वो जर्नल प्रॉपर में आएगा, ठीक है। तो ये सब आपको सिर्फ कौन से आते हैं इसका एक लिस्ट पूछा जा सकता है, बस ये आपको एक बार देख के जाना है। दिस इज इन पेज नंबर 2.96, ठीक है, ओके। ये हुआ, ये हो गया हमारा सब्सिडरी बुक। अब सब्सिडरी बुक हो जाने के बाद नेक्स्ट इज कैश बुक। कैश बुक पे थियरी एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच कम है। कैश बुक के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन एक एरिया है जहां कैश बुक के ऊपर भी आपको थियरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बहुत कॉमन ऐसा एरिया है जिसके ऊपर थियरी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वाला एरिया है सर, मैं बता रहा हूं, वहीं पे आ रहा हूं, कहां गया भाई घूम गया, एक मिनट। इट इज अबाउट पेटी कैश बुक, समझ भी गए होंगे, हाँ ये रहा, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग पेटी कैश बुक, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोगों ने मैराथन में भी डिस्कस किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पता है क्या होगा, ठीक है। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, लेकिन इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक सिर्फ यही एकलौता एरिया है जहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद हम लोग आ जाते हैं सीधा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे भी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े एरियाज कम है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा है एक्चुअली, है ना। जितना कम एरिया होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, करेक्ट। तो एक तो टाइप्स ऑफ एरर्स के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसके ऊपर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपको कुछ एग्जांपल्स दे देंगे और बोलेंगे कि कौन सा टाइप का एरर है, 4 मार्क का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मेरे ख्याल से तो भाई बल्ले बल्ले फिर, है ना, इट्स लिटरली वेरी गुड देन, ठीक है। हाँ, लेकिन ये वाला एरिया इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप लोगों ने टाइम स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए। ये पूछा जा सकता है फॉर 5 मार्क्स। स्टेप्स टू लोकेट एरर, ठीक है। अब स्टेप्स टू लोकेट एरर दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहां पे काफी सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक रीड करो, और अगर 4 या 5 पॉइंट भी आप याद रख पाओ तो इट इज मोर देन एनफ, ठीक है। अब ये जो पॉइंट था मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, ये वो थियरी एरिया है जिसको मैंने अपने रेगुलर बैच में इसको कवर किया था। रेगुलर बैच में जब इसको डिस्कस कर रहा था तब सब लोग एकदम अलग ही मोड में थे, अरे यार थियरी क्यों पढ़ना सर, क्वेश्चन कराओ सर, थियरी क्यों करा रहे हो, ठीक है। शायद आप में से भी कुछ लोगों को याद आएगा, रेगुलर बैच के जो स्टूडेंट्स हो आप लोगों को यही याद आएगा, ठीक है। अब तो भी पढ़ लेना, तब तो उतना ध्यान से नहीं पढ़ा था, अब तो भी देख लेना, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो तो रेगुलर बैच का वो जो लेक्चर है उसको एक बार प्ले करके देख लेना, ठीक है। चलो एनीवेज, तो ये हुआ स्टेप्स टू लोकेट एरर, इसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, उसके अलावा उसके अलावा आप लोग देखो, जैसे मैं पेजेस पलटा लो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वो जो शुरुआत में जो इनिशियल चैप्टर्स थे वहां से ही थियरी क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा ज्यादा है, राइट। हाँ जी, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर मैं आ जाता हूं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर है बीआरएस। बीआरएस के ऊपर थियरी क्वेश्चन आने के चांसेस लगभग नहीं है, इसके ऊपर आएगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार मैं देख लेता हूं, नजर घुमा लेता हूं, अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट एरिया है तो आपको बता देता हूं। ये सब चीजें नहीं आएंगे यार, ये सब चीजें नहीं आएंगे, इनको मत पढ़ो, इनको देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या कॉजेज होते हैं डिफरेंस के, ये सब आप मन से बना के लिख सकते हो, अगर आया तो आएगा, नहीं ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, ठीक है। हालांकि मैं गारंटी नहीं दे सकता इंस्टीट्यूट के भी, आप इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है,
ठीक है, लेकिन ये सब के ऊपर क्वेश्चंस जनरली स्पीकिंग नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ये आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज पलटा दो, ठीक है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है सब। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके ऊपर थ्योरी नहीं आएगा, ठीक है। यस, तो बीआरएस को तो पूरा पलटा दो एज इट इज, ओके। इन्वेंट्रीज, यस इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री में स्पेशली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वर्सेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। लेकिन ऑल्टरनेटिवली अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या क्या आते हैं। तो इसमें जो हाईलाइट करके रखा है बस इतना, इसमें देखो क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको। नॉर्मली स्पीकिंग अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो आप में से ज्यादातर क्या करोगे मैं बताऊं आपको, आप लोग कहोगे इन्वेंट्री में क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी, बस ऐसे ही लिख के हो गया, ठीक है। तो जितना शॉर्टकट में मार्क्स लिखा, जितना लिखा ना वैसे ही शॉर्टकट में मार्क्स भी मिलेंगे। तो आपको ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो दिस इज एएस बेस्ड क्वेश्चन, समझे बात को। तो आपको एएस के लैंग्वेज को लिखना पड़ेगा, तो वहां पर ये लिखना पड़ेगा फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नाउ दैट इज फिनिश गुड्स, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यार ऐसे शब्द लिखने पड़ेंगे, तो ये शब्दों पे ध्यान देना, ये शब्द थियरी में लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये पहला वाला जो है वो फिनिश गुड्स है, दूसरा वाला जो है वो डब्ल्यूआईपी है, तीसरा वाला जो है वो रॉ मटेरियल है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी ये शब्दों को लिखना, जितना हाईलाइट किया इतना तो भी मिनिमम लिख के आ रहा है, ठीक है। यस सर। अब उसके अलावा अगर मैं आ जाऊं नेक्स्ट एरिया जहां पे हमें ध्यान देना है, तो वो अपना टिपिकल एरिया है, एंड व्हाट इज दैट, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम वर्सेस पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। इसका डिफरेंस बहुत कॉमन है, लेकिन इस बार नहीं आएगा क्योंकि सितंबर में ही आ चुका है ऑलरेडी, तो फिर से मुझे नहीं लगता आने वाला है, ठीक है। बट स्टिल एक देख के जाना जरूरी है। लेकिन मेरे ख्याल से हम लोगों ने इतनी बार डिस्कस कर लिया है अभी कि आप लोग इसको आराम से लिखोगे, क्योंकि मैंने मैराथन में भी इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो उसको लिखना मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत जाएगी इसमें, ठीक है। यस, तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। इन्वेंट्री में यही एरिया पे अपने को थोड़ा ध्यान देना है, ओके। हाँ जी, दैट्स इट, इन्वेंट्री में इतना ही है, ठीक है। अब इन्वेंट्री के बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। यस सर। तो यहां पर कौन से एरियाज पे हमें ध्यान देना है। अब ये सब क्वेश्चंस अभी पूछने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आया भी तो भी आपको ध्यान में रहेगा क्या क्या रीजन से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ये आप लोग मेरे ख्याल से पहले भी पढ़ चुके हो, 11th 12th में भी पढ़ चुके हो बहुत सारे बच्चों ने, तो ये आप मन से बना के लिख सकते हो। तो इतना एक रीड करके जाना, बस ज्यादा मत सोचना इसके बारे में, ज्यादा टाइम मत देना उसको लेके, ठीक है। यस, अब उसके बाद ये है इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो देख लो वहां पे सर, एक तो करेक्ट इनकम मेजरमेंट, डेप्रिसिएशन से हमें करेक्ट इनकम का पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट अल्टीमेटली पीएनएल अकाउंट में डेबिट होता है। अगर वही हम लोगों ने नहीं लिखा या गलत लिखा तो इनकम गलत आ जाएगा, है ना। तो एक ये हो गया। दूसरा, ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट, सर वही डेप्रिसिएशन असेट पे से माइनस होकर बैलेंस शीट पे भी जाता है, तो अगर मैंने वो सही नहीं किया तो मेरा पोजीशन बिगड़ जाएगा, है ना। तो ये है। फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, सर एसेट में क्यों डिप्रिसिएट कर रहा हूं, क्योंकि ये आप लोगों को मैंने रेगुलर बैच में बताया है, अभी तो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, लेकिन लॉजिकली अगर कनेक्ट करने की कोशिश करो, सर इट इज नॉन कैश। नॉन कैश मतलब मैं पीएनएल में डेबिट तो करता हूं, लेकिन कैश का आउटफ्लो नहीं होता, यानी कैश मेरे पास जमा हो जाता है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके कैश जमा होते जाता है। तो ये चीज से होता यह है कि आई एम जनरेटिंग accumulating funds for the replacement of the asset. So this is the main reason for charging depreciation, ठीक है। उसके अलावा ascertainment of true cost of production, भाई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब बनाते हो फाइनल अकाउंट्स में, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप क्या देखते हो, आप देखते हो ना कि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन या डेप्रिसिएशन ऑफ एनी फैक्ट्री एसेट इज डेबिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट का जो बैलेंस है व्हाट इज दैट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट। तो सर अगर वो चीज वहां पे मैंने सही तरह से नहीं लिया तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सही पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये भी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यस, थियरी इतना ज्यादा सुनते सुनते पक्का अभी नींद आ रही होगी सब लोगों को, लेकिन पार्ट पार्ट में ही सही, लेकिन इतना थियरी भैया पढ़ के जाना जरूरी है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन में इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें तो जंप करके आपको आना पड़ेगा वन ऑफ द मेथड्स जिसके ऊपर थियरी क्वेश्चन पूछते हैं, एंड दैट इज डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन के ऊपर आपको थियरी क्वेश्चन पूछा जाता है 5.16 में। डिप्लीशन तो अपने मन से बना के लिख सकते हो, लेकिन एक रीड करके जाना फिर भी, ठीक है। डिप्लीशन क्या होता है, नेचुरल एसेट्स को डिप्लीट किया जाता है, डिप्रिसिएट नहीं किया जाता, डिप्लीट किया जाता है। तो डिप्लीशन इज सेम एज डिप्रिसिएशन बट यूज फॉर नेचुरल एसेट्स,
ठीक है, यस। तो ये हुआ। अब जो इंपॉर्टेंट एरिया है इसका थियरी का, वो शुरुआत में नहीं है, वो एंड में। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा थियरी में, जिसके ऊपर चांसेस ज्यादा है, वो इधर है, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंजिबल एसेट्स एंड गिव अ लिस्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, अब यहां पर देखना, बात को समझो, अगर मान के चलो ये 4 मार्क का आया, तो हर एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ये उसको मालूम है कि बच्चा इसको 100%, 99 भी नहीं बोल रहा, 100% इसको स्किप करके जा रहा है। ये वो लोग पहले से ही तय करके रखे हुए हैं। और अगर मैं एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट पूछूंगा तो वो टिपिकल वाले एग्जांपल दोगे, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, यही दोगे। ठीक है, तो जो नॉर्मली सभी लोग देंगे उनको वो मार्क्स भी भर भर के देंगे, बिल्कुल नहीं होने वाला भाई। वहां पे आपको मार्क्स भी कम ही मिलेंगे। समझे बात को? इवन इफ यू आर राइट यू विल गेट लेस। गेटिंग मी? तो आपको ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट में बहुत सारे नए नाम दिखेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट यही चाहता है कि भाई थोड़ा सीख के जाओ, ऐसा नहीं कि किसी तरह से निपट गए, फाउंडेशन क्लियर कर लिया बस हो गया। अरे भाई थोड़ा फाउंडेशन स्ट्रांग भी तो करो, इसलिए ये चीज पे आपको लिखने के मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? सर समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी सीन, ऐसा लिख के आओगे ना तो मार्क्स भी वैसे ही मिलेगा। ठीक है, दिस मार्क्स कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी सीन। ठीक है, तो भाई ये शब्द लिखना जरूरी है। देखो वहां पे क्या लिखा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया उतना तो भी लिखना है। इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ऐसा मिनिमम लिख के आपको आना है। ठीक है, फिर एग्जांपल में स्ट्रीमिंग राइट्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, लैंडिंग एंड टेक ऑफ राइट्स इन एयरपोर्ट्स, देन पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये तो है ही है ना। ऐसे कम से कम 5-6 तो भी याद रखने की कोशिश करना। कुछ कुछ तो आपको याद है, जैसे गुडविल, गुडविल में देखो यहाँ पे परचेज लिखा है, तो परचेज गुडविल नॉट सेल्फ जनरेटेड, तो गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट्स। अच्छा, गुडविल जब भी लिखोगे ना तो उसके बाजू में परचेज लिख के आना ऐसा। ठीक है, उससे इंप्रेशन पड़ेगा आपका कि हाँ भाई इसको पता है कि नहीं। लेकिन ये जो बाकी के जो है ना, ये सब चीजें भी अगर आप लिख के आओगे तो इंप्रेशन ज्यादा अच्छा पड़ेगा आपका। ठीक है, सर इंप्रेशन डाल के क्या करूं? अरे भाई इंप्रेशन डाल के ही बाद में आपके वैल्यूएशन में बहुत फर्क पड़ता है ना। मार्क्स एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, मार्क्स कम भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इमेज अच्छा बनाना बहुत जरूरी है भैया। ठीक है, देखो ऐसा देखा गया है इन पास्ट, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चों ने ना बहुत अच्छी तरह से अपने आंसर्स को प्रेजेंट भी किया, लिखा भी है, सब अच्छा अच्छा लिखा है। ठीक है, इन बच्चों के सजेस्टेड आंसर्स जो मेरे पास हाथ में आए हैं, उनके इनमें ना एंड में मैंने देखा कि कुछ कुछ आंसर्स एक्चुअल में गलत थे, थियरी में स्पेशली जो लिखा था वो गलत लिखा था, सही नहीं लिखा था। ठीक है, लेकिन वहां पे मस्त टिक दिखा और वहां पे मार्क्स भी दिख गए। ठीक है, अब लॉजिकली स्पीकिंग ये तो गलत है ना, अगर उसने आंसर गलत लिखा तो मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, लेकिन मिल गए। तो ये क्या है भाई? उसने इंप्रेशन इतना अच्छा जमा के रखा था कि एंड में शायद चेक करने वाले ने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, पढ़ा होता तो मार्क्स नहीं मिलता, तो उसने शायद पढ़ा ही नहीं, उसने इतना इंप्रेशन अच्छा बना हुआ था कि दे दिया मार्क्स। ठीक है, ऐसा रेयर होता है, ऐसा बहुत नहीं होता, कॉमन नहीं होता, कभी कभार ही होता है। लेकिन भाई मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंप्रेशन अच्छा बनाने का क्या एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। आगे देखो, ये चीज के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो यहाँ पे। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ शर्तें हैं, ये कंडीशंस पूरे हुए तो ही इंटेंजिबल एसेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो ये याद रखो। देखो वहां पे मैंने कुछ हाईलाइट करके रखा है, सिर्फ इतना लिख के आना, सर इंटेंजिबल एसेट शुड बी आइडेंटिफाइबल, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, इंटेंजिबल एसेट के ऊपर मैं कंट्रोल एक्सरसाइज कर पा रहा हूं। ठीक है, नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स को मैं मेजर कर पा रहा हूं। बस इतना भी लिख के आ गए, काफी है। ठीक है, तो ये शर्त अगर पूरा हो गया, हम इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख सकते हैं। इतना भी, जितना हाईलाइट किया सिर्फ इतना लिख के आओ, यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, यस, क्योंकि आधे से ज्यादा जन इतना भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अगर आ गया तो मैं आपको लिख के देता हूं, 100 में से 70 जन तो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, 30 जन अटेम्प्ट करेंगे, 30 में से 25 जन मन से कुछ तो भी लिख के आएंगे, मतलब पढ़ने वाला भी बोले क्या लिखा रहे भाई, कुछ तो ढंग का लिखा होता। ठीक है, तो गिनती के 5 जन होंगे जो बड़ी मुश्किल से सही चीज लिख रहे, उनमें से भी हार्डली 1 या 2 जन होंगे जो पूरे शब्दों को भी सही लिख रहे, तो वो दिल खोल के मार्क्स देगा अगर आपने इतना भी लिखा तो। गेटिंग मी?
तो इतना तो भी याद रख के जाओ। ओके, चलिए ये हुआ। इसके अलावा आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट का डिफरेंस क्या है। ठीक है, वैसे तो अपने मन से बना के लिख सकते हो, लेकिन फिर भी जितना हाईलाइट किया है इतना याद रखना, इतने पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करना। देखो वहां पे क्या लिखा है, डू नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस, टैंजिबल एसेट्स हैव फिजिकल सब्सटेंस। ठीक है, यहां पे वो शब्द मत लिखना, टैंजिबल एसेट इज समथिंग दैट कैन बी टच, कैन बी सीन, इनटैंजिबल एसेट कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी सीन। ऐसा लिखने की जगह ऐसा शब्द लिखो, हैविंग फिजिकल सब्सटेंस, नॉट हैविंग फिजिकल सब्सटेंस, दैट मैटर्स। ठीक है, यस सर। अगला, tangible assets have a finite life based on expected usage, और यहां पे फाइनाइट लाइफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, क्योंकि ये लीगल एसेट्स होते हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स के मुताबिक ये होता है। ठीक है, ओके ओके। उसके अलावा इट कैन ऑल्सो हैव इंडेफिनिट लाइफ लाइक परचेज गुडविल, परचेज गुडविल विल हैव इंडेफिनिट लाइफ। गेटिंग मी? जैसे हमारे यहाँ पे लैंड होता है इंडेफिनिट लाइफ, वैसे इधर गुडविल इफ इट इज परचेज इट विल ऑल्सो हैव एन इंडेफिनिट लाइफ। ओके, हालांकि एक्सेप्शंस होते हैं उसके। ठीक है, ओके। उसके अलावा यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज प्रिज्यूम नॉट टू एक्सीड 10 years अनलेस एविडेंस एग्जिस्ट टू द कॉन्ट्ररी। ठीक है, नॉर्मली स्पीकिंग इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग 10 साल का लाइफ एज्यूम कर लेते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हो सकता है एक ट्रू एंड फॉल्स ऐसा कुछ भी बना के वो लोग दे दे। ठीक है, छुपा हुआ है ना बीच में, नजर ही नहीं आता ये पॉइंट हमें, तो ये ध्यान से पढ़ के जाना, इसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, बस उसके अलावा आपको अमोर्टाइजेशन पे ध्यान देना है। अमोर्टाइजेशन मतलब सर जब इंटेंजिबल एसेट्स की बारी आती है तो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करने की जगह हम अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब इसमें आपको ये शब्द को जो मैंने हाईलाइट किए, इतने हाईलाइटेड एरियाज को आपको याद रखना है। देखो वहां पे क्या लिखा है, द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, दैट इज व्हाट इज अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो इन शब्दों को लिख के आओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलो तो ये हुआ अमोर्टाइजेशन। ओके, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन से रिलेटेड थियरी एरियाज इतने ही है। ठीक है, ओके। अब एक इस पर्टिकुलर ब्लॉक में ऑफ रिवीजन में हम एक आखिरी चैप्टर देख लेते हैं अभी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। इसके अलावा जो बाकी के थियरी है वो थियरी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट थियरी। बाकी के चैप्टर्स के थियरी के ऊपर, मतलब बाकी के जो चैप्टर्स है ना, उनके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। मतलब ऐसा है, समझ लो रेशियो इज 90-10, 90% प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा, 10% चांसेस है कि कहीं से कोई तो भी थियरी क्वेश्चन आ जाए। तो इसके अलावा जो चैप्टर्स है उसके थियरी क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। हालांकि मैं उसको लेके भी एक अलग से रिकॉर्ड करके आपको दूंगा, आप लोग उसको भी देख लेना, लेकिन उसके चांसेस कम है। तो यहां अगर इतना जितना मैंने बताया इतना करके चले जाओगे तो यू विल बी ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड। मैं गारंटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन अपनी तरफ से जो मुझे लग रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, यू विल बी ऑलमोस्ट फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द थियरी क्वेश्चंस अगर इतना पढ़ के चले गए तो। ठीक है, तो आखिरी में आ जा रहा हूं मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। तो सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है। ये तो आप लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में भी पढ़ा हुआ है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में आप लोगों ने अगर पढ़ा हुआ है तो वही आपको यहाँ पे लिख के आना है, एक रीड करके जाना। अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये यहां से रीड करना, पढ़ा होगा तो वहां से जो भी लिखा है वही आप लिख के आ जाओगे, चलेगा। ठीक है, ओके। एक चीज मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं, ये चीज फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये चीज थोड़ा नया है, ध्यान में नहीं रहता। तो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर कभी कभी थियरी क्वेश्चन पूछा गया है, 3 से 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा। हालांकि लिखना बहुत लिमिटेड है, लेकिन फिर भी देखो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कॉमन सेंस देखो क्या है। अ फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज वन which is drawn in one country and is payable in another country then it is a foreign bill of exchange, quite obviously international transaction है ना। तो ये तो हुआ। उसके आगे का जो एरिया है वो एरिया थोड़ा प्रोसीजरल है। देखो जैसे वहां पे लिखा है इट इज जनरली ड्रॉन इन ट्रिप्लिकेट, है ना, ऐसा जो लिखा है इट इज थोड़ा सा प्रोसीजरल। इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, आपको सिर्फ उसको एक बार रीड करके जाना है। तो रीड करके जितना याद रख पाओ रखने की कोशिश करना। ठीक है, तो दिस इज अबाउट फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको मालूम होना चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्सेस प्रोमिसरी नोट, अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन। इसको आज ही मैंने मैराथन में भी डिस्कस किया है, तो मेरे ख्याल से तो वो आपको आता है। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा नोटिंग चार्जेस वगैरह पे एक आध बार आ गया तो आ गया, लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो अपने मन से बना के लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, बस इतना ही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, इतना ही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। इसके अलावा अकोमोडेशन बिल पे भी थियरी क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यस, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ये सब पे भी नहीं, दैट्स इट। ठीक है, तो मैंने आपका मेरे ख्याल से थियरी में काफी हद तक काम आसान कर दिया। मैंने बहुत सारी चीजें स्किप करने के लिए कह दिया आपको,
हाँ, कुछ कुछ एरियाज कहा है। अब वो अलग बात है कि जितना मैंने कहा है वो भी अगर आपको ज्यादा लग रहा होगा तो मैं क्या ही कहूं, है ना। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कम कर दिए हैं, और अगर आप ध्यान से देखो तो 1 घंटे के अंदर में ही आपके 6 चैप्टर्स का अगर कवरेज हो जा रहा है, अ, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, इसके पहले वाला भी था, तो अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे के अंदर में अगर 6 चैप्टर्स का कवरेज हो जा रहा है, देन इन दैट केस आप सोच के देखो भाई कितना अच्छा आपका टाइम यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। तो थोड़ा सा इसके अलावा भी आप लोगों को आधा 1 घंटे का मेहनत करना होगा, लेकिन इससे आपके थियरी के मार्क्स और साथ ही साथ यहां से ही बहुत सारे ट्रू और फॉल्स के भी एरियाज कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ के जाओ अच्छे से। अगले इसमें मैं कवर अप करूंगा बाकी के चैप्टर्स, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, इसका थियरी एरिया। लेकिन आपको भी पता है इन सब के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है, थियरी क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है। हाँ, लेकिन कभी कभार पूछते हैं। ठीक है, तो वो चीज हम लोग नेक्स्ट ब्लॉक में डिस्कस करते हैं। अभी अच्छे से इतना पक्का पूरा कर लो। ठीक है, चलो, दैट्स इट, लेट्स स्टॉप फॉर नाउ एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, चलो, बाय बाय ऑल ऑफ यू।